पिछले 2 वीडियो में एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसी के साथ साथ एज़ोस्पर्मिया कब टेम्पररी सिचुएशंस में आपके केस में एज़ोस्पर्मिया आ सकता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जो बहुत टेम्पररी होती है, कुछ कारण की वजह से कुछ लिमिटेड वक्त के लिए आपके सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट आ सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम एक तीसरा पार्ट देखेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कारण क्या होते हैं एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कारण क्या होते हैं, दोनों में कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशंस में भी किस तरीके से इन चीज़ों को रूल आउट किया जा सकता है। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कॉजेस के बारे में, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कॉजेस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कॉजेस। सबसे पहले बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कॉजेस। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब क्या, ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आसान भाषा में मैं यहाँ पे फिर से एक बार कह दूँ कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया मतलब टेस्टिस में, यानी कि जो स्पर्म प्रोडक्शन की फैक्ट्री है उसी में प्रॉब्लम है, टेस्टिस ही कल्प्रिट है, अंडाशय का ही प्रॉब्लम है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन या फिर शुक्राणु का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से शुक्राणु डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होती है या फिर अंडाशय अपना काम पूरी तरीके से नहीं करता है। सबसे पहला बात अगर मैं कहूँ तो वो होता है कंजेनाइटल रीजन। जी हाँ, जिसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहा जाता है या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस भी कहा जाता है। कई बार रिट्रैक्टाइल टेस्टिस, ये सिचुएशंस भी देखने को मिलती है। ये तीनों सिचुएशंस जो होती है वो कंजेनाइटल होती है, यानी कि बाय बर्थ डिफेक्ट आप कह सकते हैं, जन्म के साथ ही ये विकृति बच्चों में पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा माँ की पेट में डेवलप होता है, उसके बाद वो आखिर के मंथ में उसकी जो टेस्टिस होती है या फिर अंडाशय होते हैं वो बच्चे के पेट में डेवलप होते हैं और बाद में ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में वो अपने अपने स्क्रॉटल सैक में नीचे आके शरीर पेट के बाहर जो स्क्रॉटल सैक होता है पेनिस के नीचे, वहाँ पे आके वो सेटल होती है लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 8th-9th मंथ में। लेकिन कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है या फिर कुछ और सिचुएशंस की वजह से ये टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं आ जाती है या फिर अंडाशय ये अपने एब्डोमेन कैविटी में ही रुक जाते हैं या फिर उनका जो डिसेंडिंग पाथ होता है वे उसी कहीं कैनाल में रुक जाती है, तो उसे कहा जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, जिस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हैम्पर होती है और स्पर्म्स या फिर शुक्राणु पूरी तरीके से मैच्योर होकर डेवलप नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊँगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के कारण क्या होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पाइपलाइन में, यानी कि वास डिफरेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी एज़ोस्पर्मिया है, क्योंकि क्या, टेस्टिस में ही प्रॉब्लम है। दूसरा जो कारण होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का, वो बहुत ही कॉमन होता है, जिसे हम इंजुरी कह सकते हैं। जी हाँ, किसी बाइक से गिर जाना या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाना या फिर बचपन में कोई खेलते वक्त क्रिकेट या फिर कोई और गेम खेलते वक्त बॉल लग जाना या फिर कुछ और चीज़ें हो जाना, टेस्टिस को किसी तरीके से ट्रॉमा होना, जिस वजह से भी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अफेक्ट करता है और आपके केस में एज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट आ सकता है। तीसरा एक मोस्ट कॉमन रीज़न जो देखा जाता है कि हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है कि पेशेंट को बचपन में मम्स, यानी कि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वो हुआ था, स्किन के ऊपर रैशेस आती है, मम्स करके डिसीज़ होता है। अगर उस डिसीज़ से वो बच्चा बचपन में उसने डील किया है तो हो सकता है कि वो बड़ा होने के बाद उसके रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया के रिपोर्ट देखे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर पिट्यूटरी रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से भी टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु की डेवलपमेंट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है, ये भी रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद गोनाडोटॉक्सिक थेरेपी। जी हाँ, अगर किसी को बॉडी में कोई कैंसर हो जाता है और उस कैंसर की ट्रीटमेंट के तौर पे अगर किसी को रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरीके का ट्रीटमेंट पार्ट चल रहा था या चल रहा है, तो उन टॉक्सिक थेरेपीज़ की वजह से टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हैम्पर होती है, अफेक्ट करती है और एज़ोस्पर्मिया के रिपोर्ट्स आ सकते हैं। इसीलिए अगर किसी पेशेंट की उम्र कम है और उसे आने वाले फ्यूचर में वो बच्चा चाहते हैं तो अपना वो ये थेरेपीज़ स्टार्ट करने से पहले सीमेन को आप क्रायो प्रिजर्व करके एआरटी बैंक्स में सैंपल्स को आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उन सैंपल्स को यूज़ करके आप आने वाले फ्यूचर में भी बच्चा
करवा सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी सलाह दी जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया में स्पर्म प्रोडक्शन में ही गड़बड़ी होती है, राइट। इसका मतलब हार्मोन्स के रिपोर्ट भी काफ़ी वेरिएबल वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसे मोस्टली FSH थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, एस्ट्रेडियोल थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल या कम लेवल उसकी मिलती है। इस तरीके से ब्लड रिपोर्ट को भी जांचा जा सकता है। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मी के पेशेंट्स का अगर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए तो उनका टेस्टिस का जो एक फंक्शन होता है वो हैम्पर होने की वजह से उनका लोकेशन या फिर उनका जो साइज़ होता है वो वेरिएबल देखने को मिलता है। एंड उसका जो कंसिस्टेंसी होता है टेस्टिस का वो थोड़ा सा सॉफ्टर फील डॉक्टर्स कर पाते हैं कि सॉफ्टर होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया मतलब क्या? स्पर्म प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिस में हो रहा है, लेकिन टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद जो एक पाइपलाइन हम जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस, उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, चोकअप है, तो वहाँ पे वो स्पर्म्स डेवलप होने के बाद भी वो शरीर से बाहर नहीं आ पाते या फिर वीर्य की सैंपल पे नहीं आ पाते। ऐसे रिपोर्ट्स के पेशेंट्स को कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया। अब बात हम करते हैं कि चोकअप क्यों होता है या फिर ब्लॉकेज क्यों होता है वास डिफरेंस में। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वहाँ पे देखा जाता है इन्फेक्शंस। जी हाँ, जेनाइटल इन्फेक्शंस अगर किसी पुरुष को हुए हैं हिस्ट्री में या फिर अभी फिलहाल में हाल में भी हुए हैं, तो उनके रिपोर्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया आ सकता है। कई बार कंजेनाइटल कॉजेस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में सिंगल या फिर बायलैटरल यानी कि एक तरफ या फिर दोनों तरफ की वास डिफरेंस, ये जो नलिका होती है पाइपलाइन, वही डेवलप नहीं हुई होती है, जिस वजह से स्पर्म तो बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिस में बनते हैं लेकिन उनको बाहर आने का रास्ता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिर्फ रास्ते में प्रॉब्लम होता है, जहाँ से वो शरीर, जिस रास्ते से वो शरीर से बाहर आने वाले होते हैं उसी रास्ते में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, ब्लॉकेज होता है। इस वजह से इन पेशेंट्स के जो हार्मोनल रिपोर्ट होते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। FSH, एस्ट्रेडियोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी हार्मोन एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट्स के अगर फिजिकल एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं तो इनकी टेस्टिस का जो साइज़ होता है, लोकेशन होता है, इनका जो कंसिस्टेंसी होता है, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल टेस्टिस की जैसा ही होता है। तो इस तरीके से आप ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया को रूल आउट कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी रिपोर्ट आपकी केस में है तो इन दोनों का जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस में, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए या फिर क्या हो सकता है जिससे कि हम बच्चा कंसीव कर सके और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो सके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उस पर भी एक डेडिकेटेड चौथा वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।